आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद एक खास मेहमान हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल माहेश्वरी। सबसे पहले हम डॉक्टर आंचल माहेश्वरी का आपसे परिचय करवा देते हैं हमारे दर्शकों के साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आंचल। डॉक्टर आंचल माहेश्वरी ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड से BAMS किया हुआ है। हरिद्वार से योग में डिप्लोमा भी इन्होंने किया है और आपने मुंबई से स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। आपने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान केरल से पंचकर्म कोर्स भी किया हुआ है और डॉक्टर आंचल माहेश्वरी ने राष्ट्रीय आयुर्वेदा पत्रिका के लिए कई लेख भी लिखे हैं। आपको शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए आचार्य मुकुंदलाल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ये था डॉक्टर आंचल माहेश्वरी का परिचय। अगर आप गर्भावस्था में देखभाल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप कॉल करके सवाल पूछे। यहाँ पर हमारे साथ गर्भावस्था में किस तरह से जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, किस तरह से माँ स्वस्थ रहे, किस तरह से बच्चा स्वस्थ रहे, इस बाबत जानकारी देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर आंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आंचल, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। गर्भावस्था पर आयुर्वेद का क्या कहना है, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं? गर्भावस्था बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है, पूर्ण पार्ट है आयुर्वेदा के। ऐसे ही प्लान नहीं कर सकते। मैं आपको एक बताना चाहूंगी, अगर एक सिंपल कोई ड्रेस लेना चाहते हैं, सामान घर का ही खरीदने जाते करते हैं कि हमें है किस तरह से गर्भावस्था जो है होनी चाहिए। आयुर्वेदा में बताया गया है कि हमें प्लान करना है तो महीने का टाइम हमें रखना चाहिए जिसमें हमें पूरी प्लानिंग करें, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों को ही, जिसमें हम पंचकर्मा के द्वारा भी अपना शुद्धि कर सकते हैं। शुद्धि इन द सेंस कि हमें पंचकर्मा के द्वारा बीज शुद्धि करनी है, जिसमें आपको वमन विरेचन लेके जो नया आपका बीज बनेगा वो पूरी तरह से पुष्ट हो, जिसके द्वारा अगर आप उसको कंसीव करते हैं तो आगे जो गर्भ धारण होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। इसके बाद जब आपका गर्भ धारण हो जाता है तो पूरा इसके बारे में क्या आहार लेना है, क्या विहार लेना है और क्या विचार होने चाहिए आपको, इसमें स्पिरिचुअल का बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। आहार जैसे बताया कि बहुत ही पौष्टिक होना चाहिए और मधुर गुण युक्त, इसमें बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई कि मधुर गुण युक्त बहुत बताया कि गाय का दुग्ध लेना चाहिए। मक्खन का बहुत इम्पोर्टेंस है कि जो घर का निकाला हुआ मक्खन, सफेद मक्खन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो मधुर गुण युक्त होता है। इस तरह से हमें थोड़ा सा आहार विहार पे ध्यान देना चाहिए और उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें प्री प्लानिंग करनी चाहिए। जब भी बिफोर कंसीविंग, प्री कंसेप्शन जैसे हम कहते हैं, तो एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम मेल फीमेल दोनों पार्टनर को प्लान तरीके से आगे प्रोजेनी के लिए डिसाइड करना है। बिल्कुल। और यहाँ ये भी कहा जाता है, जैसे कि हम अपने दर्शकों को भी बता भी रहे थे, कि जो आयुर्वेद होता है वो स्वस्थ गर्भाशय पर बहुत ज्यादा जोर देता है, फोकस करता है उस पर। तो ऐसे में गर्भाशय को स्वस्थ कैसे रखा जाए? देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी जब हम गर्भ धारण होता है तो उसमें 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है, जैसे बीज, अंबु और ऋतु और गर्भ जहाँ स्थान है। यानी अगर आपको कोई पौधा बोना है, कोई पौधे का रोपण करना है, तो इसी तरह से गर्भ के लिए भी आपको जगह जो है, गर्भाशय, जगह नहीं गर्भाशय, जहाँ पे आपका बीज का रोपण हो रहा है, जैसे गर्भाशय कहा जाता है, वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरा 9 महीने आपका जो गर्भ है वो आपका पूरा गर्भ में रहेगा। गर्भ एक तरह से जो भ्रूण है, आपका जो बेबी है, उसका घर 9 महीने तक आपका न्यूट्रस रहेगा, तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बीज है, बीज जो मेल पार्टनर का शुक्र और फीमेल पार्टनर का जो ओवा है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। दूसरी चीज जो अंबु है, अंबु मीन जल, जिससे वो उसका पोषण हो रहा है। पोषण अब चाहे प्लांट को हम पानी देते हैं, रूट्स में देते हैं, जड़ में, बीज में देते हैं, तभी वो फूटता है। किसी बंजर स्थान पे जहाँ पर उसको पानी नहीं मिल रहा है वहाँ बीज फूट ही नहीं सकता। इसी तरह से नरिशमेंट जो है वो यहाँ पे आयुर्वेद को कोरिलेट किया गया है नरिशमेंट और पानी से। तो चौथी चीज है ऋतु। ऋतु मीन्स आपका जो प्रॉपर टाइम है, तभी आपको कंसीव होता है, तभी आपको कंसीव करना भी चाहिए। तो इस तरह से 4 चीजें हैं। गर्भाशय का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि 9 महीने तक आपका बेबी वहीं पर रहता है। उसका क्लियर होना, वहाँ पे कोई किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए, जैसे फाइब्रोइड नहीं होने चाहिए, पॉलिप्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे आपको बाद में मिसकैरेजेस होने का संभावना रहती है। जो गर्भाशय है वो आपका बल्कि नहीं होना चाहिए, प्रॉपर साइज में होना चाहिए, तो ये सब चीजों का रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्री प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। अगर कोई दोष है तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, यानी कि पहले एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए और किसी तरीके का अगर दोष है उसका पहले निवारण होना चाहिए। जब आप एक बीज जब उसमें पनपना शुरू होता है, जब वो विकसित होना शुरू होता है, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है इस दौरान भी। लेकिन गर्भ में जो एक मासूम सांस ले रहा होता है, उसके लिए जैसा कि आपने कहा कि वो 9 महीने तक गर्भाशय उसका घर होता है, तो ऐसे में उस घर के अंदर बच्चे को स्वस्थ कैसे रखा जाए आयुर्वेद के हिसाब से? हाँ, 9 महीने तक बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए आहार, विहार, आपका जो डाइट है, आपका जो लाइफस्टाइल है, ये 2 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपका मेडिसिन नो डाउट इसमें साथ में रोल प्ले करता है। आयुर्वेदा में हालांकि मेडिसिन की बहुत कम इम्पोर्टेंस बताई गई है। आहार और विहार अगर आपने पुष्ट लिया, हेल्दी लिया, तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपने यहाँ पे जो मेरे पेशेंट्स हैं, उनको थ्रू आउट 9 मंथ हमने किसी दवाई का सेवन नहीं कराया। केवल आहार और विहार के थ्रू बहुत अच्छी प्रोजेनी को आगे डेवलपमेंट या आगे बर्थ मिला। हम डाइट के थ्रू ही उसमें आयरन, कैल्शियम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है मेडिसिन का, वो दे सकते हैं। आहार में अगेन मैं बोलूंगी यहाँ पे मधुर रस, मधुर नहीं, जितने भी स्वीट पदार्थ है, नेचुरल स्वीट पदार्थ, आपको शुगर नहीं ज्यादा लेना है। जो नेचुरल गुड़ युक्त मधुर रस है, जैसे कि मक्खन मैंने बताया, दूध आपको गाय का दुग्ध हो गया, एंड अदरवाइज जैसे मधुमलाइठी का पाउडर हो गया, शतावरी हो गया, इस तरीके कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो मधुर गुण होती हैं, शीत वीर्य होती हैं, ठंडी होती हैं, गर्म तासीर की चीजें हमें नहीं लेनी है। एलमंड हो गए, आंवला हो गया, दैट मूंग, जो मूंग की दाल हो गई जिसको हम मुग्धयूष बोलते हैं, मूंग को पका के, बहुत लाइट प्रोटीन होता है, वो बहुत इजिली डाइजेस्टेबल होता है, आपको बहुत नरिशमेंट देता है। नारियल पानी हो गया, इस तरह की हेल्दी चीजें लेनी चाहिए। हमें नॉनवेज का सेवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम से कम करना चाहिए। मिर्च, मसाले, तली चीजें, पैक्ड चीजें, प्रोसेस्ड चीजें, चीज वगैरह की बनी चीजें, ये सब चीजें एकदम से मिनिमाइज कर देंगे। तो केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने आगे जो आप बर्थ देने वाले हैं तो बच्चे के लिए कर रहे हैं। ये तो आपके आहार के विषय में बात हुई। अब हमारी बात आती है विहार के विषय। विहार में हमें थोड़ा सा योगा, प्राणायाम, सिर्फ 9 मंथ करना चाहिए। साथ में इसमें आपका जो विचार है, आपका हमें हमेशा सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। जैसे सिर्फ प्रेगनेंसी आप ये सोचें कि आप जो भी सोच रहे हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छी बातें सोचना चाहिए, किसी से ईर्ष्या, जेलसी, इस तरह के भाव बिल्कुल अपने मन में मत लेकर आइए। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी और गुणवान जरूर होगा। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है डॉक्टर आंचल के गर्भवती महिलाओं के लिए बाकायदा पूर्वकर्मा या फिर प्री डिटॉक्स उपचार, इसका भी जिक्र कई बार किया जाता है। किस तरीके का ये उपचार होता है, क्या है ये? किस चीज के बारे में आप जानना? ये पूर्वकर्मा और प्री डिटॉक्स का उपचार, बाकायदा इसका जिक्र किया जाता है। वही चीज जो हमारा 3 महीने का मैंने बोला कि 3 महीने हमें प्री प्लानिंग वाला जो पार्ट है उसे ही हम प्री डिटॉक्स बोलते हैं या पूर्व प्लानिंग बोलते हैं। इसमें हमें बीज की शुद्धि के लिए, बीज की शुद्धि जैसे में आप अगर हमने कोई एक बीज लिया, सपोज कोई प्लांट का हम रोपण कर रहे हैं, तो बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमें वो बीज हो सकता है स्वस्थ दिखाई दे, या हमने कहीं पर हमने पौधे बोए तो हो सकता है कोई पौधा आपने देखा होगा कि कोई छोटा होता है, कोई थोड़ा सा बड़ा होकर जाता है। क्यों? देखने में सारे बीज एक जैसे हैं, लेकिन उनके जो अंदर की जो प्रॉपर्टीज है, अंदर के उनमें जो गुण है वो डिफरेंट है। तो जो बीज है वो बहुत ही गुणवान हो, उसके लिए हमें प्री प्लानिंग करनी है, प्री डिटॉक्स करना है। उसके लिए पंचकर्मा अपने आप में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पंचकर्मा से आप केवल अपनी शुद्धि नहीं करते, जो बीज, हमारा बीज जो है वो लास्ट धातु है। आयुर्वेद में 7 धातु बताई गई है, जिसमें रस, रक्तमांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र धातु है वो 7वें नंबर की धातु है, और वो सबसे लास्ट, यानी सब धातुओं का पोषण उसके अंदर आता है। तो अगर आपका जितना आपने रस, यानी आपने आहार इतना अच्छा सेवन किया, आपने जो खाया वो आपकी बॉडी में अच्छे से लग रहा है, वो कब लगेगा? जब आपकी बॉडी पूरी तरह से शुद्ध होगी। वो कब शुद्ध होगी? जब अपना पंचकर्मा के थ्रू वमन विरेचन से पूरी तरह से अंदर से आप शुद्ध होंगे, हैप्पी होंगे। तो उसके बाद आपका जो बीज उत्पन्न होगा वो बहुत ही पुष्ट होगा, और जब बीज पुष्ट होगा तो नो डाउट हम आगे प्रजनन के लिए भी हम सोच सकते हैं कि वो बहुत गुणवान और हेल्दी बच्चा होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर आंचल, यहाँ पे एक सवाल और भी है कि गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ या विरेचन प्रक्रिया क्या होती है और इसके फायदे क्या होते हैं? विरेचन या वमन करके एक डिटॉक्स प्रोसेस है। विरेचन के थ्रू हम पूरा क्लासिकल, हम पहले मेडिकेटेड घृत वगैरह कुछ पिलाया जाता है, एक्सटर्नली एप्लीकेशन ऑफ ऑयल्स वगैरह किया जाता है, एंड देन उसके बाद हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि लूज मोशन के थ्रू, विरेचन में लूज मोशन एक तरह से वो मेडिकेटेड होते हैं, सारे पूरे प्रोसेस तरीके, हम प्लान तरीके से करवाते हैं और आपकी पूरी शुद्धि हो जाती है, जैसे विरेचन बोलते हैं। वमन में बॉडी की प्रकृति, अगर कोई बहुत ज्यादा ओबीज पर्सन है
या बहुत ज्यादा जिसमें कफ दोष का आधिक्य है, या किसी में अगर पित्त दोष का आधिक्य है उसमें हम विरेचन कराते हैं, वात दोष का आधिक्य है तो उसमें हम वस्ती कराते हैं। इस तरह से पंचकर्मा अलग अलग तरह से हम प्लान कर सकते हैं, और उससे हम करने से अब जो आगे आपका बेबी है, हमने पूरा प्लान तरीके से पंचकर्मा किया, इधर वमन या विरेचन या वस्ती, और उसके बाद हमने जो शुक्र धातु और जो फीमेल का एग है वो पूरा अच्छा डेवलप होता है, जिससे जो बेबी आगे बनता है उन दोनों के मिलन से वो अच्छा रहता है। डॉक्टर आंचल, फिलहाल की परिस्थितियों से आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से इस वक्त कोरोना का कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, घर की चार दीवारी के अंदर उनको रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कहाँ से किस तरीके का सिम्टम उनसे लग जाए या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो कोरोना की चपेट में आ जाए। तो ऐसे में उन महिलाओं को, खासतौर पे जो गर्भवती हैं, उन्हें किस तरीके से अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से किस तरीके का खान पान हो सकता है जो उनको हर तरीके की परेशानी से बचा कर रखे? देखिए, कोरोना काल वाकई में बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, केवल गर्भवती महिलाओं के लिए ही नहीं, हम सब के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए इसलिए बिकॉज वो ऑलरेडी एक इमोशनल दौर से गुजर रही होती हैं, थोड़ा सा उनका ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंसेस या हार्मोनल चेंजेस मैं कहूँगी, वो ज्यादा बेहतर है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो ऑलरेडी उनको थोड़ा सा ज्यादा नरिशमेंट या ज्यादा खान पान का जरूरत है, तो उनका थोड़ा मन करता है वो बाहर जाएं, या बीच में उनको टाइमली मॉनिटरिंग की डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत होती है। बट लेकिन ऐसा टाइम है कि अभी हम सब लोगों को थोड़ा सोच समझ के बाहर जाना है या चीजें करना है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो गर्भवती महिलाओं के लिए है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत कोरोना है, हम लोगों को सबको पता है, लेकिन 85 से 90% कोरोना से ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, 85 से 90% लोग ऐसे ही कोरोना पीड़ित वाले लोग भी निकल के आ रहे हैं। आपको ध्यान देना है अपना इम्यून सिस्टम पे। हालांकि जो प्रेगनेंसी टाइम है वो थोड़ा सा उस टाइम पे आपका जो इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक परिचर्या का पालन करें, आयुर्वेदिक गर्भानुमासन और मासिक परिचर्या का पालन करें, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने प्लान कर रहे हैं, आप ड्यूरिंग प्लानिंग है, तो आप पहले से ही थोड़ा सा आंवला हो गया या गिलोय का छत हो गया, इस सब का सेवन करें, उसके बाद ही आप प्लान करें। अगर अभी, क्योंकि हम कह नहीं सकते ये जो कोरोना टाइम है 6 महीना चलेगा, 9 महीना चलेगा या आगे साल भर चलेगा, लास्ट 1 साल से हम लोग देखते ही आ रहे हैं, ये चल रहा है। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी प्लान है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो मैं जरूर कहूंगी कि आप थोड़ा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपने कंसीव कर लिया है और आपको लगता है कि कोई भी सिम्टम्स अगर आपके अंदर आ गए हैं, हल्का माइल्ड फीवर है, कफ है, थ्रोट में पेन है या नेसल इरिटेशन है, तो आप तुरंत आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन हैं जो एक डॉक्टर की सलाह से आप लेना शुरू करें। अपनी प्रकृति में यहाँ पर इसलिए नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं। अगर आप आपके हिसाब से आपकी बॉडी में वात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, तो आप उसके हिसाब से स्टार्ट कर दें। आपको लेकिन कुछ पॉइंट जैसे कि आप नस्य ले, नस्य हर एक पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। नस्य में हम लोग क्या करते हैं, नोज में अपने दोनों नासा रंध्र में ऑयल का ड्रॉप डालते हैं। उन ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे अड़ू तेल बहुत अच्छा बना गया, बट लेकिन अड़ू तेल मार्केट में कम आ रहा है, या अगर आपके पास नहीं है, बाहर ना जाएं, आप घर पर ही रह के सिंपल सरसों का तेल को नोज में लगाएं। गाय का घी बहुत ही उत्तम है, गाय का घी आप नोज में लगाएं। कुछ नहीं है तो नारियल का तेल लगाएं। तो ये बायोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है और आपके नासा में जाके वो वायरस को अंदर जाने से रोकता है। भाप आप ले, भाप के लिए आप कपूर एंड अजवाइन डाल सकते हैं, उसका स्टीम इनहेलेशन करें। अगर आपके, बिकॉज ये माना गया है, जो अभी रिसर्चेस हुई हैं, कि 3 to 4 डेज वो आपके नोज, नेसल एंड यहाँ रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में ही रहता है। जैसे ही आप थोड़ा स्टीम इनहेल करते हैं तो वहां पर ही हम इसको रोक सकते हैं। एंड इसके अलावा गरारे कर सकते हैं। आयुर्वेद में गंडूश और कवल का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, जिससे भी ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स हैं उससे वो खत्म की जा सकते हैं। गंडूश और कवल में बेसिकली आपको मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल आपको मुंह में धारण करना है एंड देन उसको स्पिट आउट कर देना है। आपको यज्ञ करें, हवन करें, उससे जितना ये जो प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स में, उससे केवल आप अपने आप को ही सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ये एंटीवायरल नहीं दे रहे हैं, बल्कि जितने भी एनवायरमेंट है जहाँ पर आप रह रहे हैं, आप उस एरिया को भी एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसको दे रहे हैं। ये सब करने से आप में एक मानसिक बल भी उत्पन्न होता है जो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से आपने जानकारी दी है डॉक्टर आंचल, एक सवाल और भी है मेरा कि अक्सर कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तेल की मालिश करनी चाहिए, उससे उनको फायदा होता है। और एक और सवाल इसी से मैं जोड़ रही हूँ कि जिस टाइम पर खासतौर पर इस कोरोना काल में आखिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपनी दिनचर्या किस तरीके की रखनी चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहें और साथ ही बच्चा भी सुरक्षित रहे? बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि हमें मालिश जो अभ्यंग है, आयुर्वेदा में मालिश को या बॉडी में ऑयल एप्लीकेशन को अभ्यंग कहा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, ये जरूर करना चाहिए। इसका इसलिए आयुर्वेदा में इम्पोर्टेंस बताया गया है क्योंकि जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी होता है तो वात बहुत प्रकोपित होता है, आपका बेबी डिलीवर होता है एंड उसके बाद जो वायु दोष है, वात दोष है, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है। ऑयल एप्लीकेशन से, जिसको हम अभ्यंग कहते हैं, उससे वात दोष के लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो हमें ऑयल एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी करना चाहिए। उससे ये फायदा होगा जिससे भी जोड़ों के दर्द है, बैक एक है, जनरल प्रॉब्लम डेवलप होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, वो खत्म रहेंगी। सेकेंड, आपने बोला कि हमें कोरोना पीरियड में किस तरह का दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो अगर हम सुबह से मैं बोलूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो आजकल हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको दिन की शुरुआती ब्रह्म मुहूर्त में उठने से करनी है, चाहे वो प्रेगनेंसी वाली स्टेज हो या आपके नॉन प्रेग्नेंट फीमेल वाली स्टेज हो या नॉर्मल कोई भी मेल हो या बच्चे हो। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं मानेंगे कि आपको लेट उठे, बच्चों को अपने ये शिक्षा दें, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये शिक्षा दें या घर में ऐसा माहौल क्रिएट करें सुबह 5 बजे तक उठने का जरूर कोशिश करें। सुबह 5 बजे उठ के आपने कम कम जो अपना बेसिक रिचुअल्स होते हैं उनसे फ्री होने के बाद आपको योगा के लिए जरूर समय देना है। आधा घंटा आपको मोटिवेशनल सॉन्ग लगाएं, बिकॉज इस टाइम पे सब लोग इतने ज्यादा एंशियस हैं, इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हैं कि उनको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिलीव मी, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है जितना लोग डरे हुए हैं। आज के टाइम पे जो लोग घबरा रहे हैं, जो कॉजुअलिटीज हो रही हैं, वो कोरोना से हो रही है, मैं ऐसा मना नहीं करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेंटल जो स्टेटस है वो आपका रोल बहुत प्ले कर रहा है। आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, उसके बाद अपना अच्छा पौष्टिक भोजन बनाएं, लाइट खाएं, टाइमली खाएं, भूख लगने पर खाएं। उसके बाद आपने अपना आफ्टर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद जब भी आपको भूख लगेगी आप तब खाएंगे। आपको अपनी जो रुचि है प्रेगनेंसी में, आप ये सोचिए आपको टाइम मिला है घर पे रहने का, और ये कुछ गलत नहीं है। अगर आप घर पे रह रहे हैं और अपना जो रुचि है, जो भी हॉबी है, चाहे वो गार्डनिंग है, आप बागवानी में शौक रखते हैं, आप चित्रकारी में शौक रखते हैं, आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना, आपके बेबी आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, उसका डायरेक्ट प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा। आप भजन सुने, गर्भ संस्कार के अलग अलग म्यूजिक हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इस तरह के जितने भी आपको मन लगाने वाले काम है, जो आपके रुचिकर है, वो आप जरूर करें। बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर आंचल, ये सवाल भी उठता है कि लोग कई बार ये सोचते भी हैं, कई बार लोग पूछने की भी कोशिश करते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर गर्भ संस्कार क्या है, गर्भवती होने पर गर्भ संस्कार आखिर कब से शुरू करें? हाँ, गर्भ संस्कार आयुर्वेदा में बहुत सारे संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से गर्भ संस्कार अगेन अपने आप एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जिससे बेबी का हमें जो प्री प्लानिंग से लेके आप बेबी को स्तनपान तक जब तक कराते हैं, वो पूरा पार्ट जो है वो गर्भ संस्कार में आता है। गर्भ को हमें किस तरह से बर्थ देना है, प्री प्लानिंग जो हमारा 3 महीने का पहले का पार्ट हुआ, पूरे 9 महीने में गर्भ संस्कार में क्या होता है, मासानुमासिक परिचर्या होती है। मासानुमासिक परिचर्या का मतलब ये रहता है कि हर माह में आपको क्या खाना है। हमारे आचार्यों ने, हमारी जो क्लासिक्स है, हमारी संहिताएं हैं, उनमें बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या खाना चाहिए। जैसे पहला मंथ जो यूजुअली अनआइडेंटिफाइड होता है, उसमें पता नहीं रहता कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, तो उसमें लेकिन प्री प्लानिंग होने से क्या फायदा रहता है कि आपको मालूम है कि यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो आपको उसमें दुग्ध का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। वो दुग्ध का सेवन करें, वो बैलेंस डाइट है। जैसे इवन मॉडर्न जो रिसर्चर्स हैं, हमारे आचार्य सोच सकते हैं कितने विद्वान रहे होंगे, आज के टाइम पे दूध को बैलेंस डाइट माना है, कंप्लीट फूड माना गया है। तो हमारे आचार्यों ने 5000 साल पहले ही दूध को एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे इम्पोर्टेंट बताया है कि आपको जरूर पीना है। सेकेंड, आपको नवनी जो मक्खन है वो खाना है, गाय का घी खाना है, वो आपको सब तरह से पोषण देता है। ये फर्स्ट मंथ का इस तरह से हर महीने में आपको क्या डाइट लेनी है, क्या आहार लेना है, क्या विहार लेना है, यही गर्भधारण संस्कार है जो आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।